हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन, उसका मीनिंग, टाइप एंड सिग्निफिकेंस। मैं हूं अजय चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबाला कैंट। तो आज का जो कंटेंट रहेंगे वो होंगे मीनिंग ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, टाइप्स और इसके सिग्निफिकेंस। तो मीनिंग ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन में हम देखते हैं कि नॉर्मली क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान में गिरावट आती है। वो है 6.5 डिग्री 1 किलोमीटर पर, इसे कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। परंतु किन्हीं वजह से ये तापमान में गिरावट आने की बजाय तापमान बढ़ने लगता है, जिसको कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। तो ये एक तरह से क्या हो गया, ये नेगेटिव लैप्स रेट होगी। तो इसमें ऊपर तो वार्म एयर है और नीचे कोल्ड एयर है। इस डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन में वार्म एयर नीचे और कोल्ड एयर ऊपर है। परंतु जब इन्वर्जन होता है तो उसमें रिवर्स होगी कंडीशन, ऊपर तो ये वार्म एयर आ गई और नीचे ये कोल्ड एयर रहेगी। तो ये क्या है, इन्वर्जन कंडीशन है। इस ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली टेम्परेचर, ये ज़्यादा टेम्परेचर इधर है, तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तापमान में, ये एल्टीट्यूड बढ़ रहा है तो तापमान में गिरावट आ रही है। ये नॉर्मल कंडीशन है। परंतु जब इन्वर्जन वाली कंडीशन होगी तो शुरू में तो क्या है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो तापमान में बढ़ोतरी हो रही है इस पॉइंट तक, तो यहाँ तक ये इन्वर्जन है। उसके बाद नॉर्मल कंडीशन आ गई, तो ये क्या है, इन्वर्जन लेयर यहाँ पर है। तो ये साफ है कि टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब कि जैसे ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होती है नॉर्मल कंडीशन में, इस इन्वर्जन में तापमान में बढ़ोतरी हो जाएगी। वो किस किस वजह से होता है उसको हम डिटेल में अगली स्लाइड्स में देखेंगे। अब ये देखते हैं ये कहाँ पाया जाता है इस तरह का इन्वर्जन। जनरली ये अर्थ सरफेस पर भी हो सकता है और ग्रेटर हाइट, ज़्यादा ऊंचाई पर भी ये इन्वर्जन हो सकता है। तो जब ये अर्थ सरफेस के ऊपर इन्वर्जन होता है तो वहाँ पे तो शॉर्ट ड्यूरेशन से होता है। होता क्या है, रात भर जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से काफ़ी ज़्यादा ऊष्मा चली जाती है तो अर्थ की लेयर ठंडी हो जाती है, तो इससे आसपास की लेयर को ठंडा कर देता है। तो ठंडा कर देगा और ऊपर क्या है, कंपेटिवली गर्म हो जाती है। तो इस तरह का इन्वर्जन है जो ग्राउंड के पास पाया जाएगा। तो जैसे धूप निकलेगी तो वो दोबारा से ये गर्म कर देगा, अर्थ को गर्म कर देगा, और अर्थ नीचे के जो ठंडी वायु उसको गर्म कर देगी। तो इस तरह का इन्वर्जन क्या है, जैसी धूप निकलेगी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। तो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, कई बार ये दोपहर तक भी रह जाता है। परंतु जो अपर एयर का जो इन्वर्जन है वो थोड़ा लंबे समय तक स्टे करता है, क्योंकि अगर काफ़ी ऊपर तक की वायु, यहाँ तक ठंडी वायु है, तो उसको गर्म करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए वो काफ़ी लंबे समय तक रह सकता है सरफेस के मुकाबले में। अब टेम्परेचर इन्वर्जन कितने टाइप के हो सकते हैं, तो टेम्परेचर के हम कई बेसिस के ऊपर अध्ययन करते हैं। जैसे इन्वर्जन टेम्परेचर ग्राउंड सरफेस पे भी हो सकता है और ग्रेटर हाइट पे भी हो सकता है। तो हम ये हाइट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन और अपर एयर इन्वर्जन। कई बार इसके इन्वर्जन के लिए स्टैटिक एटमॉस्फेरिक कंडीशन की जरूरत होती है कि हवा बिल्कुल ना चले, बिल्कुल शांत सा मौसम रहे। परंतु कई बार जरूरत होती है कि उसमें हवा तेजी से चले और उसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर रहे। तो उसके आधार पे हम अलग अलग तरह के इन्वर्जन देखेंगे। तो इन आधारों पे अगर देखें तो इन्वर्जन को कई तरह से कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। तो उसमें रिलेटिव हाइट तो एक बेस हो ही गया कि सरफेस से कितना ऊपर पाया जाता है, साथ के साथ एयर सर्कुलेशन का भी उसमें ध्यान रखा गया, उसके आधार पर उनको कैटेगराइज किया गया है। अब यह देखते हैं कि मोटे मोटे तौर पे कितने तरह के इन्वर्जन है। ये ब्रॉड कैटेगरी में इस तरह से बांटा गया है। इसको अलग ढंग से भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो हो सकता है किसी बुक्स में अलग ढंग से डिस्ट्रीब्यूट किया, किसी दूसरी बुक में अलग ढंग से किया होगा, परंतु उसे घबराने की जरूरत नहीं है। जो बेसिक इन्वर्जन है, ये जो आगे की टाइप है, ये सब में सेम रहेंगे। अब इसको हमने तीन तरह से बांटा गया है। एक तो नॉन एडवेक्शन इन्वर्जन। नॉन एडवेक्शन में हवा की कोई मूवमेंट नहीं होती।
और एक एडवेक्शन इन्वर्जन, इसमें हवा की मूवमेंट होगी, चाहे वर्टिकल चाहे हॉरिजेंटल। एक ये मैकेनिकल इन्वर्जन है, इसमें हवा की मूवमेंट वर्टिकल है और उसके साथ कुछ और भी मैकेनिज्म इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो इसको मैकेनिकल इन्वर्जन कहा गया है। कई जगह पर डिवीजन क्या होगा, सरफेस इन्वर्जन और अपर एयर इन्वर्जन। तो सरफेस इन्वर्जन को इसी को ही वापस से रिकैटेगराइज कर दिया। मान लो अगर ये आ जाए सरफेस इन्वर्जन और अपर एयर इन्वर्जन, तो अपर एयर जो सब्सिडेंस इन्वर्जन है ये अपर एयर में चला जाएगा, टर्बुलेंस ये अपर एयर में चला गया, और ये अपर एयर तो यहाँ दिया ही हुआ है अलग से। जो ग्राउंड है वो इसके अंदर कैटेगराइज हो जाएगा। फ्रंटल इन्वर्जन अपर एयर में चला जाएगा, वैली और ये दोनों सरफेस इन्वर्जन में आ जाएंगे। तो इसको रिकैटेगराइज यूं किया जा सकता है, बहुत सी बुक्स में इस तरह से भी होगा। अब सबसे पहले देखते हैं ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन को। जो पहला है ग्राउंड और सरफेस इन्वर्जन, इसको रेडिएशन इन्वर्जन भी कहा जाता है। पहले इसको स्टडी करें। जो ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन है इसको अभी बताएं रेडिएशन इन्वर्जन भी कहा जाता है, क्योंकि अर्थ जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को रेडिएट करता है उसकी वजह से ही ये डेवलप होता है, इसलिए इसको रेडिएशन इन्वर्जन कहते हैं। और ये जैसे सरफेस इन्वर्जन है तो जाहिर है अर्थ सरफेस के बहुत ही नज़दीक ही होगा। ये नॉन एडवेक्शनल इन्वर्जन है कि इसमें हवा की साइड वाइज या वर्टिकल मूवमेंट नहीं है, बल्कि इसको काम एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, तो ये नॉन एडवेक्शनल है। इसमें नो मूवमेंट ऑफ एयर वेदर हॉरिजेंटल और वर्टिकल, कोई एयर की ज़रूरत नहीं है कि वो चले। इसकी क्या कौन सी कंडीशन है, ये ऐसी कंडीशन में होगा जैसे लॉन्ग कोल्ड विंटर नाइट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये रेडिएशन है, जितनी लंबी और ठंडी रातें होंगी उतना रेडिएशन ज़्यादा होगा और उतने नीचे के फिर अर्थ सरफेस जल्दी ठंडा होगा और अर्थ सरफेस से जुड़ी हुई वायु उतनी जल्दी ठंडी होगी, तो इन्वर्जन कहलाएगा। जो मिडल और हाई जो लैटिट्यूड्स हैं उसके अंदर स्नो कवर्ड रीजन के अंदर भी ये मिलते हैं, जहाँ पे स्नो से कवर्ड है, तो वो उसके लिए बेस्ट सूटेबल जगह होती है। होता क्या है इस प्रोसेस में, सरफेस इन्वर्जन में, जो नॉक्टर्नल यानी कि नाइट को जो कूलिंग होती है ग्राउंड की टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के जाने की वजह से वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसके वजह से क्या होता है ग्राउंड पे क्या है बहुत एक्सेसिव लॉस हो जाएगा हीट का, वो क्योंकि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के माध्यम से लॉन्ग वेव जा चुकी होती है। तो अर्थ सरफेस ठंडा हो गया, ठंडा होने के साथ साथ जो एयर उसके कांटेक्ट में होती है, ठंडे ग्राउंड के जो भी एयर कांटेक्ट में आएगी अब वो भी ठंडी हो जाएगी, जबकि उसके ऊपर रिलेटिवली गर्म हवा नहीं होगी, इसके रिलेटिवली वार्म एयर होगी। तो वार्म एयर है, अब देखें नीचे से जैसे ऊपर जाएंगे नीचे ठंडी वायु है, जैसे ऊपर जा रहे हैं ऊपर वार्म एयर है, तो तापमान में बढ़ोतरी हो रही है ये जैसे जैसे ऊपर जाएंगे। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, टेम्परेचर इन्वर्जन डेवलप हो जाता है, यानी कि कोल्ड एयर नीचे है और वार्म एयर ऊपर है। तो ग्राफ के अंदर यही दिखाया है कि जैसे थोड़ी हाइट तक तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, ये इस तरह से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और उसके बाद रेगुलरली वो डाउन जाने लग रहा है। यहाँ से ये तापमान में बढ़ोतरी हुई और उसके बाद नॉर्मल कंडीशन आ जाती है। अब कौन कौन सी कंडीशन चाहिए ऐसी जिसमें ये डेवलप होगा, तो जैसे अभी बताया था लॉन्ग विंटर नाइट की ज़रूरत होती है, क्योंकि लॉन्ग विंटर नाइट में ही वो एक्सेसिव लॉस हो सकता है। तो यहाँ देखें लंबी रातें हैं, ये सारा रेडिएशन से ये सारी रेडिएशन एक्सेसिव हीट बाहर जाने लग रही है और रात को तापमान -4 डिग्री तक गिर जाता है ये। क्लाउडलेस एंड क्लियर स्काई होना चाहिए। यहाँ इस डायग्राम में दिखा रखा है कि यहाँ पर क्या ये क्लाउड है, देखो ये क्लाउड क्या करते हैं, जो रेडिएशन को जाने से रोकते हैं। जैसे रेडिएशन ये गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में भी कौन सी है, इंफ्रारेड, जैसे पहले के लेक्चर्स में हम डिस्कस करते रहे हैं। ये बादल क्या करते हैं, उस को वापस रिडायरेक्ट कर देते हैं अर्थ सरफेस की जगह।
अगर बादल होंगे तो अर्थ सरफेस के आसपास इतनी ठंड नहीं होगी, तो वहाँ से नीचे की लेयर ज़्यादा ठंडी नहीं हो पाएंगी इन क्लाउड्स की वजह से, जो वापस रेडिएट कर देते हैं, वो जो वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं इंफ्रारेड को। तो यहाँ देखें, जब क्लियर स्काई था, कोई बादल नहीं थे यहाँ पे कोई बादल नहीं है, तो रात को टेम्परेचर -4 डिग्री का हो गया इस जगह पर, और जिस दिन बादल थे, जिस रात पे बादल थे, उस दिन तापमान 7 डिग्री रहा, ज़्यादा रहा। तो इसलिए अब ये ज़्यादा ठंडा नहीं होगा, तो नीचे की लेयर ज़्यादा ठंडी नहीं हो पाएंगी, तो इन्वर्जन नहीं हो पाएगा। ये क्लाउडलेस होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर स्काई होना चाहिए, ताकि रेडिएशन ज़्यादा हो सके और यहाँ पे हीट का लॉस ज़्यादा हो सके और ज़्यादा ठंड हो सके। प्रेजेंस ऑफ ड्राई एयर नियर द ग्राउंड सरफेस। ग्राउंड सरफेस जैसे अगर कहीं पर है, तो इस एरिया में जो ग्राउंड सरफेस का, अगर ये देखें ग्राउंड के आसपास, यहाँ पे ड्राई एयर होनी चाहिए। ड्राई एयर क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जो वाटर वेपर है वो हीट को ग्रैब कर लेता है, पकड़ लेता है हीट को, तो और थोड़ा सा तापमान को बढ़ा देता है। यहाँ देखें, जनरली इंफ्रारेड जो रेडिएशन जाती है अर्थ सरफेस पे, उसको कौन कौन से जो पकड़ने का काम करते हैं, ये एक तापमान को मेंटेन रखते हैं, वो है ग्रीन हाउस गैसेज, जैसे मीथेन गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये O3 है, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सारे हैं। इसमें देखें सबसे ज़्यादा ये वाटर वेपर है जो ये पकड़ने का काम करते हैं। ये क्या है, जो सारा ये दिखाया हुआ इतना ज़्यादा उसको एब्जॉर्ब करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन को या रेडिएशन को। ये सारे रेडिएशन दिखा रहे हैं माइक्रोन में वेवलेंथ को। तो सबसे ज़्यादा जो पकड़ती है वो वाटर है, फिर उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से पकड़ रही है। अगर वाटर वेपर अर्थ सरफेस के पास ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा हीट को पकड़ लेंगे और तापमान में गिरने नहीं देंगे, उसमें गिरावट नहीं आने देंगे, जिसकी वजह से इन्वर्जन नहीं होगा। अगर इन्वर्जन के लिए कंडीशन यही है कि ग्राउंड सरफेस बहुत ठंडा होना चाहिए और उससे जस्ट जो लगी हुई वायु है वो भी ठंडी होनी चाहिए, ताकि ऊपर रिलेटिवली गर्म वायु है तो इन्वर्जन हो सके। अगर यहाँ पर वाटर वेपर ज़्यादा रहेंगे लोअर एटमॉस्फेयर में, तो वो हीट को पकड़ लेंगे और वहाँ का तापमान में ज़्यादा गिरने नहीं देंगे, जिससे इन्वर्जन नहीं हो सकेगा। स्लो मूवमेंट ऑफ एयर, इस तरह के इन्वर्जन के लिए, ये रेडिएशन इन्वर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि हवा स्टेबल होनी चाहिए, हवा में मूवमेंट ना हो। अगर मूवमेंट हुई तो बहुत स्लो है, ताकि तो ठंडे सरफेस से जुड़ी जो लगी हुई वायु है वो ठंडी हो सके, ज़्यादा ठंडी हो सके। अगर वहाँ मूवमेंट होगी तो ठंडी वायु अगर बह के चली गई और वहाँ से वार्म वायु आ गई, फिर उसको ठंडा करने में और टाइम लगेगा। तो अगर मूवमेंट होगी तो वो नीचे की वायु ज़्यादा ठंडी नहीं हो पाएगी और इन्वर्जन नहीं हो पाएगा। ठीक है, स्नो कवर्ड एरिया है, अगर ग्राउंड पे स्नो है तो बहुत अच्छा, वो ज़्यादा अच्छा इन्वर्जन होगा। कि स्नो क्या करता है, उसके ऊपर गिरने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका लगभग 90% तक रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ग्राउंड तो दिन में ही ठंडे हैं, अब जब रात होगी तो जो बची कुछ हीट है वो रेडिएशन के तौर पे निकल गई, तो ग्राउंड बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे रात के समय और उससे इन्वर्जन हो जाएगा। परंतु अगर स्नो कवर्ड एरिया नहीं है तो ये क्या करते हैं, पेड़ पौधे या वाटर बॉडी ये सारे इंसोलेशन को एब्जॉर्ब करते लेते हैं और जब रेडिएट करते हैं तो ऑलरेडी जब ज़्यादा वहाँ पर हीट है तो रेडिएशन करते भी जाएंगे तो बहुत तेज़ी से तापमान में गिरावट नहीं आएगी ऐसे एरिया में, तो वहाँ पे इन्वर्जन होने के कम चांसेस है और यहाँ पे इन्वर्जन होने के बहुत ज़्यादा चांस है। स्नो एक काम और करती है कि जो ये अंदर की गर्मी है इसको भी सरफेस तक नहीं आने देती, जो भूमि के अंदर भी जो गर्मी है ग्राउंड में, उसकी भी एक ऊष्मा की कुचालक है, उसके ऊपर कवर है तो उसको भी रोक लेगी। यानी कि दिन में सारे का सारा रिफ्लेक्ट कर दिया, गर्म होने ही नहीं दिया, और थोड़ी बहुत गर्मी जो नीचे सरफेस पे उसको ऊपर नहीं आने देगी। तो रिजल्ट क्या होगा, यहाँ काफ़ी ठंडक रहेगी, जिसकी वजह से रात के वक्त इन्वर्जन हो जाएगा। तो ये इन्वर्जन कहाँ पाया जाता है, ये सरफेस इन्वर्जन, ग्राउंड इन्वर्जन। तो जो ग्राउंड इन्वर्जन है वो लो लैटिट्यूड ट्रॉपिकल एरिया में भी पाया जाता है या सब ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल से जुड़ते हुए सब ट्रॉपिकल इस इलाके में पाया जाएगा। कहाँ पर होगा, विंटर नाइट के अंदर, जहाँ
विंटर होगी जहाँ रात को तापमान कम होगा। वैसे ट्रॉपिकल एरिया में तापमान दिन के समय तो काफ़ी है, पर रात के समय देखें जहाँ क्लियर स्काई है तो तापमान में गिरावट आ जाएगी। हीट है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के माध्यम से रात के वक्त ज़्यादा चली जाती है, तो वहाँ पर ये होगा। और जैसे ही सनराइज होगा तो ये गायब हो जाएगा क्योंकि नीचे की लेयर गर्म हो जाएगी। कई जगह पर ये दोपहर तक भी एग्जिस्ट हो सकता है और इसकी हाइट होती है 30 से 40 फीट की ऊंचाई तक। नीचे 30 से 40 फीट की ऊंचाई पर है लो लैटिट्यूड में, ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल एरिया में। परंतु जैसे मिडल एरिया में पहुंचेंगे इस इलाके के अंदर मिडल लैटिट्यूड पर, वहाँ इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी फ्यू हंड्रेड फीट तक हो सकती है वहाँ पर इसकी हाइट। पर जैसे और ऊपर की तरफ जाएंगे इस पोलर एरिया के अंदर, वहाँ पर इसकी आधे मील तक भी इसकी हाइट हो सकती है पोलर एरिया की तरफ। तो देखें जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो इसका एक तो हाइट भी, जो इन्वर्जन की हाइट भी बढ़ती जाती है और ड्यूरेशन भी बढ़ता जाता है। ड्यूरेशन यानी कि ट्रॉपिकल एरिया में तो मॉर्निंग समय तक ही होगा, धूप सूर्य निकलते ही वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। पर जैसे जैसे पोलवर्ड जाएंगे तो ड्यूरेशन की दोपहर तक और उसके बाद भी एग्जिस्ट रह सकता है। और इसकी हाइट भी बढ़ती जाती है कि यहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया में बहुत ऊंचाई तक नहीं होगा 30 से 40 फीट, पर जैसे जैसे पोलवर्ड जाएंगे फ्यू हंड्रेड मीटर या फ्यू हंड्रेड फीट से लेकर आधे मील तक भी हो सकता है। ये इस तरह का अगर इमर्जन हो, ये एटमॉस्फेयर में स्टेबिलिटी कर देगा। स्टेबिलिटी का मतलब है कि कोई हवा ज़्यादा नहीं चलने देगा, बारिश या मौसम को बिगड़ने नहीं देगा, वो स्टेबिलिटी होगी। और ये स्टेबिलिटी ज़्यादातर लोअर पोर्शन में ही होगी। इससे डेंस फॉग भी हो जाता है क्योंकि जो कोल्ड एयर ट्रैप हो गई ना, ऊपर तो गर्म हवा है, नीचे ठंडी हवा है, तो वो ठंडी हवा जो ग्राउंड सरफेस के साथ मिली है, अगर उसमें थोड़ा मॉइस्चर भी है, वो कंडेंसेशन हो जाएगा जिसकी वजह से फॉग डेवलप हो जाएगा। जब भी नीचे गर्म एयर है और ऊपर ठंडी एयर है तब क्या है, अनस्टेबल एयर होगी क्योंकि नीचे की हवा जो गर्म है वो तो ऊपर उठेगी, ऊपर उठती हुई हवा कूल डाउन हो गई, बारिश कर सकते हैं, यानी कि एक उथल पुथल कर देती है ऊपर उठती हुई हवा, इसलिए वो क्या कहेंगे अनस्टेबल है, इंस्टेबिलिटी बढ़ती है। परंतु नीचे अगर ठंडी है ऊपर गर्म है तो वो कोई हलचल नहीं करेंगे, इसलिए कहते हैं स्टेबिलिटी हो गई यहाँ पर। अब देखते हैं अपर एयर इन्वर्जन। अपर एयर इन्वर्जन को आगे थर्मल इन्वर्जन और मैकेनिकल अपर एयर इन्वर्जन में क्या है। मैकेनिकल एक अलग से भी हम टाइप हमने शुरू में देखा था कि मैकेनिकल इन्वर्जन को अलग से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो आगे दो तरह का होगा, और वो क्योंकि अपर पोर्शन में ही मिलता है तो इसलिए इसको अपर एयर इन्वर्जन में भी इंक्लूड किया जा सकता है। ये थर्मल अपर इन्वर्जन क्या है, नीचे का तो हम ट्रोपोस्फियर जिसमें हम रहते हैं, फिर इसके ऊपर एक स्ट्रेटोस्फियर मंडल आएगा जिसमें कहते हैं 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर, या कई जगह होगा 15 से 35 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक, कई जगह 50 किलोमीटर भी जिक्र किया होगा कि ओजोन लेयर मिलती है। ओजोन लेयर क्या करती है, सूर्य से आने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसकी वजह से वो गर्म हो जाती है। जबकि उसके नीचे का, अब यहाँ पर तो ओजोन की वजह से गर्म होगी, जबकि उसके नीचे का ये पोर्शन अभी ठंडा है, तो एक तरह से यहाँ पर इन्वर्जन हो गया। इसको कहेंगे अपर एयर थर्मल इन्वर्जन। ये थर्मल इफेक्ट है जो ओजोन लेयर ने रेडिएशन सोख ली उसकी वजह से है। और इस तरह के इन्वर्जन में कोई वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर नहीं है, कोई ऊपर नीचे नहीं जाएगी, वैसे भी वहाँ है नहीं एयर का मूवमेंट, तो इस तरह के इन्वर्जन को थर्मल इन्वर्जन कहेंगे। अब मैकेनिकल अपर एयर इन्वर्जन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये या तो सब्सिडेंस ऑफ एयर की वजह से होता है कि हवा ऊपर से नीचे उतरे उसकी वजह से हो सकता है, या जो नीचे से हवा ऊपर उठती है उसको कन्वेक्शन कहेंगे, यानी कि कन्वेक्टिंग मैकेनिज्म हो जाता है, नीचे से गर्म एयर ऊपर की तरफ उठती है, तो इस तरह के हैं। कई बार टर्बुलेंस का मतलब वहाँ वो हवा में ही उथल पुथल हो गई तो नीचे की हवा ऊपर की तरफ मूव करी, एक तो कन्वेक्शन की वजह से, एक टर्बुलेंस की वजह से हो सकती है। तो इस तरह के जब ये मूवमेंट है एयर की और उसकी वजह से जब इन्वर्जन बनता है तो उसको कहेंगे मैकेनिकल इन्वर्जन, क्योंकि ये अपर एयर में बनता है इसलिए मैकेनिकल अपर एयर इन्वर्जन।
अब दो तरह के थे, एक तो सब्सिडेंस की वजह से है, तो उसको कहेंगे सब्सिडेंस ऑफ एयर इन्वर्जन या सब्सिडेंस इन्वर्जन कहा जाता है। अब डायग्राम में देखें, हवा ऊपर से ये नीचे उतर रही है। हवा नीचे जब उतरेगी है तो जैसे नीचे उतर रही है प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि एयर कंप्रेस होएगी, कंप्रेस होने से वो गर्म हो जाती है। तो ये एयर यहाँ पर इतने एरिया में गर्म हो गई, और नीचे क्या सरफेस के ऊपर ऑलरेडी ठंड थी, ऑलरेडी तुलनात्मक रूप से ठंडी हवा है, तो नीचे ठंडी हवा हो गई और ऊपर गर्म हवा होगी। बस इससे ज़्यादा नीचे तक नहीं आ पाएगी, क्योंकि होता क्या है, हवा तो गर्म ऊपर उठनी चाहिए ना, पर ये उस इलाके पे होता है जहाँ से ऊपर से हवा नीचे उतर रही है, जहाँ पे सब्सिडेंस होता रहता है। तो ये हवा अब यहाँ पर क्या करे, साइड में मूव कर जाएगी, साइड में साइड वाइज चलने लगेगी। तो नीचे कूल एयर है और ऊपर वार्म एयर है। अब ये इन्वर्जन हो गया, ये अपर एयर के ऊपर होता है, ग्राउंड पे नहीं है, तो अपर एयर इन्वर्जन। और यहाँ पर क्या होगा, इसकी वजह से ये सारे पोल्यूटेंट्स इसमें इकट्ठे होने लगते हैं, ये इसकी खासियत है। अब देखते हैं, डिसेंडिंग एयर इज वार्म, जो ऊपर से नीचे उतरती हुई वायु है वो गर्म हो जाती है 10 डिग्री पर किलोमीटर, 10 डिग्री तक 1 किलोमीटर पे गर्म होती है। अब ये इसको कहते हैं एडियाबैटिक, ड्राई एडियाबैटिक रेट है ये। अब एडियाबैटिक चेंज क्या होता है, किसी बॉडी को, या जैसे यहाँ पे बॉडी हम एयर ले लेते हैं, एयर को बिना गर्मी दिए वहाँ का तापमान बढ़ जाना, या बिना गर्मी उसके निकाले वहाँ का तापमान घट जाता है। ये क्या होता है, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, तो उसको कहते हैं एडियाबैटिक रेट। तो ये 10 डिग्री पर किलोमीटर है, तो जैसे जैसे नीचे आएंगे तो उसका तापमान बढ़ेगा। एयर एट हायर लैटिट्यूड बिकम वार्मर देन द लोअर एल्टीट्यूड्स, तो हवा आते आते इतने नीचे तक आ जाएंगी कि एक लेवल पे आके कि हायर एल्टीट्यूड के ऊपर तो हवा गर्म होगी और लोअर एल्टीट्यूड के ऊपर यहाँ पे हवा ठंडी होगी। इसकी वजह से टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया। ये ज़्यादा कहाँ होगा, जहाँ एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनती है। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन कहाँ बनेगी, इस एक डायग्राम को देखा, हालांकि ये नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे डिटेल से इस मैकेनिज्म को। इक्वेटर पे हवा नीचे से ऊपर की तरफ उठती है, और ये सब ट्रॉपिकल एरिया में ऊपर से नीचे की तरफ बैठती है। तो ये एरिया पर क्या है, ऊपर से हवा लगातार नीचे उतरती रहती है सब ट्रॉपिकल एरिया में। अब सब ट्रॉपिकल एरिया में जहाँ ये ऊपर से नीचे उतरेगी, यानी कि हाई प्रेशर बेल्ट पर ऊपर से नीचे हवा उतरती है, ये इस तरह का इन्वर्जन वहाँ पर होगा। तो ये मिडल लैटिट्यूड के अंदर होगा, करेक्टराइज बाय द सिंकिंग एयर। कौन सा, हाई प्रेशर जो जोन है, हाई प्रेशर बेल्ट के अंदर ये होगा, जहाँ पे हवा ऊपर से नीचे उतर रही है। तो इस तरह की एयर को, इस तरह के इन्वर्जन को कहेंगे सब्सिडेंस इन्वर्जन। ये डायग्राम को दोबारा से देखें, ये इक्वेटर है और ये हाई प्रेशर बेल्ट है 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ पर। यहाँ से सरफेस की तरफ विंड चलती है, जिसको ट्रेड विंड कहा जाता है, और ये क्या है, इक्वेटर पे आके मिलती है। यहाँ मिलने की वजह से ये हवा ऊपर की तरफ उठती है, और ऊपर की तरफ उठती है तो कहीं तो जाके सिंक करेंगे। ये 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण के ऊपर आके सिंक करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा। जहाँ पर भी एयर सिंक करेगी वहाँ पर मौसम में स्टेबिलिटी रहेगी, बारिश नहीं होगी, इसलिए ज़्यादातर डेजर्ट इसी इलाकों के ऊपर है, इन इलाकों पे जहाँ पर एयर सिंक करती है। तो यहाँ पे लगातार टेम्परेचर का इन्वर्जन भी होगा सब्सिडेंस की वजह से। दूसरा है टर्बुलेंस एंड कन्वेक्टिव मैकेनिज्म। कन्वेक्टिव मैकेनिज्म का तो मतलब यह है कि हवा नीचे से गर्म हुई और गर्म होके हल्की होके ऊपर उठेगी, जो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था। तो जब ऊपर उठते हैं तो इस तरह के मैकेनिज्म को कन्वेक्टिव मैकेनिज्म कहेंगे। टर्बुलेंस क्या है, हवा चल रही है, वहाँ पर धरती के ऊपर पहाड़ हैं, प्लेटोज हैं, उनसे आपस में टकराएंगी, फ्रिक्शन पैदा करेंगी, और उसमें एक टर्बुलेंस पैदा हो जाएगा, एडीज बन जाएगी, हवा ऊपर उठने लग जाती है। क्योंकि जैसे कोई हवा यहाँ पर है, अगर कोई यहाँ पर माउंटेन्स है, उसके सारे भी ऊपर उठ गई, इस तरह का एक भंवर सा बन जाएगा बीच बीच में। टोपोग्राफी मेन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वहाँ से हवा जैसे ऊपर की तरफ एक भंवर सा बना और हवा ऊपर की तरफ उठने लगी। तो या तो कन्वेक्टिव मैकेनिज्म की वजह से हवा ऊपर उठ रही है, या फिर
इस टर्बुलेंस की वजह से होती है। तो टर्बुलेंस और कन्वेक्शन ये कंट्रीब्यूट करते हैं हवा के ऊपर उठने में। अब उसी की वजह से वहाँ पे इन्वर्जन हो जाता है। तो कन्वेक्टिव टर्बुलेंस इन्वर्जन की वजह से जो इन्वर्जन हो गया है ये। अब ये सारा प्रोसेस क्या है उसको समझने की करते हैं। या तो फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से, सरफेस के जो फ्रिक्शन फोर्स है, एडीज एक भंवर पैदा हो जाएंगे जिससे नीचे की हवा ऊपर की तरफ, हायर लेवल की तरफ जाएगी। या फिर क्या, कन्वेक्शन करंट्स पैदा हो जाएंगे जिससे हवा ऊपर की तरफ गर्म होके ऊपर की तरफ जाएगी। अब ऊपर वाले पोर्शन में, इस पोर्शन तक ये हवा ऊपर उठती है। अब वहाँ पर क्या होगा, इस पोर्शन के अंदर वापस देखें, ये इस पोर्शन के अंदर जो यहाँ पे ठंडी हवा थी और नीचे से जो गर्म हवा उठ रही है, उनकी आपस में मिक्सिंग होने लगेगी। अब मिक्सिंग होगी, कोई पोर्शन ऊपर गया, नीचे गया, ये आपस में एक मिक्सिंग चलती रहेगी। तो उसका मिक्सिंग का रिजल्ट क्या होगा, कुछ समय के बाद देखेंगे जो हवा ऊपर उठ रही होगी, ये तो ड्राई एडियाबैटिक रेट से या जो भी एडियाबैटिक चेंज की वजह से फैलने से ठंडी हो जाएगी। ऊपर की एयर यहाँ पे ठंडी है और जो हवा नीचे उतर रही है इस एरिया में, वो गर्म हो जाएगी। गर्म एयर फिर ऊपर उठेगी, क्योंकि जब तक गर्म है तो वो ऊपर उठेगी। फिर गर्म एयर ऊपर उठेगी तो वो दूसरी हवा को नीचे की तरफ पुश करेगी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, यानी कि ठंडी हवा, और ये ऊपर पहुंच गई। तो बार बार ये कंडीशन चलती रहेगी। लगातार चलने के बाद कुछ समय के बाद देखते हैं तो ऊपर की हवा जितना टेम्परेचर था वहां पर पहले, उससे ठंडी हो गई, और नीचे की हवा जितना पहले टेम्परेचर रिलेटिवली उससे वार्म है। उसका रिजल्ट क्या रहा फाइनली? रिजल्ट ये रहा कि यहाँ पर वार्म एयर है और यहाँ पर कूल एयर है, और इसके ऊपर, और ये टर्बुलेंस एक लेवल तक ही हो पाता है, उसके ऊपर टर्बुलेंस का असर नहीं है। तो जहाँ पर टर्बुलेंस का असर नहीं था वहाँ तो ठंडी हो नहीं पाई इतनी एयर जितनी यहाँ पर होगी है मिक्सिंग और फैलने की वजह से आपस में। तो वो क्या है, रिलेटिवली वार्म है। तो यहाँ देखें, यहाँ पे कोल्ड एयर और यहाँ पे होगी वार्म एयर, और इसकी वजह से ये इन्वर्जन हो गया। और ये इन्वर्जन कहाँ हुआ? अपर एयर में। किस वजह से हुआ? कन्वेक्टिव एंड टर्बुलेंस मैकेनिज्म की वजह से। तो ये वाला इन्वर्जन कहलाएगा टर्बुलेंस एंड कन्वेक्टिव इन्वर्जन। यहाँ देखें, आफ्टर प्रोलॉन्ग मिक्सिंग, ज़्यादा मिक्सिंग हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या हो गया, जो मैक्सिमम हाइट ऑफ टर्बुलेंट पेनिट्रेशन था, जहाँ तक मैक्सिमम ये जा सकती थी हाइट तक, वो वाली, इसके ऊपर, इससे ऊपर ये टर्बुलेंस नहीं जा सकता, ये मैक्सिमम हाइट है, यहाँ तक जा सकती थी। तो वहाँ की एयर कोल्डर होगी देन इट वॉज बिफोर, जो पहले थी उससे ज़्यादा ठंडी होगी। और उसके बॉटम में, ये बॉटम पोर्शन है, यहाँ क्या हो गया, एयर वार्मर होगी, जो ओरिजिनली जितनी वार्मर थी उससे ज़्यादा होगी। अब टर्बुलेंट एयर में तो नीचे तो है गर्म हवा और ऊपर ठंडी है, ये तो नॉर्मल कंडीशन है। परंतु जैसे ही इसको क्रॉस करते हैं, इसके ऊपर जो अनमिक्स्ड एयर है, अब इसके ऊपर जो अनमिक्स्ड एयर है इज नॉट कूल्ड, वो ठंडी नहीं हुई, क्योंकि टर्बुलेंस तो यही हुआ, उससे ऊपर तो हुआ नहीं, और वो अभी भी गर्म है, कंपेरेटिवली वार्मर है। और वार्मर है तो फिर क्या हो गया, इन्वर्जन एग्जिस्ट, तो इन्वर्जन वहाँ पर एग्जिस्ट हो गया है। अब इस इन्वर्जन में क्या है, क्योंकि लगातार यहाँ उथल पुथल चल रही है, स्ट्रेटस क्लाउड, ये क्लाउड्स बनेंगे, क्योंकि हवा नीचे से ऊपर उठी तो ऊपर जाके ठंडी होगी ना, एक क्लाउड्स बनेंगे, तो वो स्ट्रेटस क्लाउड्स, और स्ट्रेटस के बाद जितनी उथल पुथल होगी, हवा नीचे से धक्का मारेगी, तो जहाँ तक हवा जाएगी वो मॉइस्चर वाली, तो ये ऊपर के इस तरह से गुच्छेदार बादल बना लेंगे, उसको कहते हैं क्यूमुलस, गुच्छे की तरह से। स्ट्रेटस एक शीट की तरह, तो एक शीट है और उसके ऊपर गुच्छे, तो स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड बनेंगे। कई बार अर्थ से मान लो बहुत ज़्यादा गर्म हवा होके कन्वेक्शन करंट उठती हैं, तो नीचे से लेके ये ऐसे बादल ऊपर तक आ जाएंगे, उसको कहते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। तो वहाँ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनेंगे जब एक्सेसिव हीट का ट्रांसफर होगा। अदरवाइज केवल टर्बुलेंस जो ऊपर हुई है उसकी वजह से ये यहाँ पर स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड्स बनेंगे। अब देखते हैं एडवेक्शन इन्वर्जन को। एडवेक्शन इन्वर्जन क्या है, इसमें साइड वाइज हवा चलती है, हवाओं के चलने से जो इन्वर्जन हो गया उसको एडवेक्शन इन्वर्जन कहेंगे।
इसको डायनामिक इन्वर्जन भी कहते हैं क्योंकि हवा की मूवमेंट है इसके अंदर। तो इसमें हॉरिजेंटल हवा है और वर्टिकल भी हो सकती है, हवा का दोनों तरह से है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग विंड्स होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग विंड्स होगी तभी ज़्यादा अच्छा ये इन्वर्जन होएगा। और अनस्टेबल कंडीशन इसकी रिक्वायरमेंट है। जैसे पहले जो सरफेस इन्वर्जन था, रेडिएशन इन्वर्जन, उसके अंदर स्टेबल कंडीशन होनी चाहिए, कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, उल्टा है, अनस्टेबल कंडीशन होनी चाहिए उसके लिए कि हवा का साइडवाइज मूवमेंट हो। तो यहाँ देखते हैं हवा का साइडवाइज मूवमेंट, एक तो सरफेस के ऊपर है, कोई ठंडी हवा आ रही है और गर्म हवा उसके ऊपर जा रही है। एक वैली के अंदर हो सकता है कि यहाँ से ठंडी हवा जा रही है, ऊपर उठ रही है। और एक फ्रंट लेवल के ऊपर हो सकता है कि ठंडी हवा गर्म हवा आ रही है तो एक दूसरे के ऊपर मिक्स नहीं होती, एक फ्रंट का निर्माण करेंगे और वहाँ उसके ऊपर हवा ऊपर की तरफ उठती है। तो ये ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं ऐसे इन्वर्जन के लिए। तो इन्हीं के बेस पे ये इन्वर्जन 3 तरह का हो सकता है। जहाँ फ्रंट बनेंगे उसको फ्रंटल या साइक्लोनिक इन्वर्जन कहेंगे। जहाँ ये सरफेस के ऊपर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की वजह से होगी, सरफेस इन्वर्जन ड्यू टू द हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर, या पूरा लिखे सरफेस इन्वर्जन ड्यू टू द हॉरिजेंटल मूवमेंट, क्योंकि सरफेस इन्वर्जन तो पहले भी आया था जिसको रेडिएशन इन्वर्जन कहा था। तो ताकि उससे कंफ्यूजन ना हो, किसी टीचर को यूं ना लगे कि ये तो गलत लिख दिया, क्योंकि इसमें अलग कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, उसमें अलग है। उसमें तो शांत हवा चाहिए थी, ठंडी रातें चाहिए थी, सर्दियों वाली रातें चाहिए थी, परंतु इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एयर साइड वाइज मूवमेंट होता है। तो इसलिए कंप्लीट नाम लिखें इसका, वैली इन्वर्जन होगा, जहां वैलीज के अंदर ये एयर की मूवमेंट की वजह से। अगली स्लाइड्स में देखेंगे इसको। अब फ्रंटल और साइक्लोनिक इन्वर्जन को पहले हम देख लेते हैं। जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर ये इस तरह के इन्वर्जन ज़्यादा डेवलप होंगे, यानी कि यहाँ से जो मिड लैटिट्यूड से उत्तर की तरफ ये हवा चले, इसको कहते हैं पछवा पवने। ये गर्म और आर्द्र वायु होती हैं, जबकि पोलर एरिया से जो पवने चलती हैं वो शुष्क और ठंडी वायु हैं। जब दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियां एक दूसरे के पास आती है तो एकदम से दोनों मिक्स नहीं हो जाती, दोनों तो एक दूसरे को पुश करती रहती हैं, धक्का मारती रहेंगी। तो ये इस तरह का उनके अंदर एक धक्का उनकी चलता रहेगा। परंतु क्या है, गर्म हवा हल्की होती है, अल्टीमेटली गर्म हवा उस ठंडे हवा के ऊपर ही उठती है। तो जैसे ठंडी हवा उसके ऊपर चलेगी तो इस तरह का एक इन्वर्जन कंडीशन होगी, नीचे तो ठंडी हवा ऊपर गर्म, तो इन्वर्जन हो गया। किसकी वजह से ये फ्रंट बनता है, फ्रंट की वजह से, या साइक्लोनिक कंडीशन, जो टेम्परेट साइक्लोन जहाँ बनते हैं, बिल्कुल यही उसी की कंडीशन होती है। ये साइक्लोन, जो टेम्परेट साइक्लोन का जब अध्ययन करेंगे तो उसको और डिटेल से इस मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। यहाँ एक खास बात और है, यहाँ पे एक स्लोप बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही है, तो एक ये स्लोप है अर्थ की, जो कोरियलिस फोर्स है उसके भी वजह से। बाकी जगह पे क्या हॉरिजेंटल वो होता था, स्लोप किसी में नहीं था, एक केवल फ्रंटल इसके अंदर है, इसके अंदर स्लोपिंग है कोरियलिस फोर्स की वजह से। एक और इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात ये देखेंगे कि ये जो वार्म एयर थे इसके अंदर मॉइस्चर भी था, वाटर वेपर भी थे। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं मॉइस्चर बढ़ता है। वैसे बाकी इन्वर्जन में ऐसा नहीं था, ऊपर जाने से नॉर्मली मॉइस्चर में गिरावट आती है, पर इसमें मॉइस्चर ऊपर जाएगा। तो ये एक तरह से उन से अलग तरह का इन्वर्जन हो जाता है। सरफेस इन्वर्जन, यहाँ पे ये लिखे ड्यू टू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। तो ये कंप्लीट लिखेंगे तो इसे कंफ्यूजन नहीं होगा रेडिएशन इन्वर्जन से। तो सरफेस इन्वर्जन टेम्परेचर क्या आता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की वजह से। अब यहाँ देखें, यहाँ से मान लो ठंडी हवा आ रही है इधर और यहाँ पे गर्म है, तो ये ठंडी हवा क्या है, इस गर्म हवा को थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिफ्ट कर देगी और सरफेस पे ठंडी हवा होगी, ऊपर गर्म होगी, तो वहाँ पर जो इन्वर्जन बनेगा तो उसको कहेंगे सरफेस इन्वर्जन ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। ये फ्रंटल इन्वर्जन से अलग है। फ्रंटल इन्वर्जन में तो क्या है, दो वायु राशि बहुत बड़े लेवल के ऊपर है, हजारों किलोमीटर पर उसका असर है। ये लोकल लेवल पर असर है, बहुत ज़्यादा एरिया पे ये नहीं आता है। और हो सकता है बस दो बिल्कुल अलग गुणों वाली ना हो, ये गर्म एयर है ये भी मॉइस्चर वाली हो, ठंडी एयर है ये भी, इसमें भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो। और जनरली क्या होती है, ठंडी हवा नीचे बैठ जाती है तो और गर्म हवा हल्की ऊपर उठ जाएगी, उसके ऊपर है। तो इस तरह की जो हवा जो इन्वर्जन होगा उसको सरफेस इन्वर्जन कहेंगे। समुद्र के किनारे पे काफ़ी होता है, जब
सी ब्रीज और लैंड ब्रीज चलती है। सी ब्रीज ठंडी है, वो लैंड पर जो गर्म वायु उसको ऊपर उठा देती है। दूसरा वैली इन्वर्जन। वैली इन्वर्जन में क्या होता है, अब देखें रात के वक्त क्या स्थिति होगी। रात के समय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से लॉन्ग वेव चली जाएगी, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन चली जाएंगी, उससे लॉस होगा। लॉस होगा तो ज़्यादा लॉस कहाँ होगा, इस एरिया पे होगा। कितना सरफेस एरिया है वैली का, तो थोड़ा सा सरफेस एरिया है। लॉस यहाँ से भी होगा, पर ये सबसे ज़्यादा लॉस हीट का इस एरिया से होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा ये ठंडी हो जाएंगी, तो ठंडी होने से यहाँ के आसपास की वायु भी ठंडी हो जाएगी। ये ठंडी वायु भारी होने के साथ साथ अब वैली के अंदर की तरफ चलती है, अब वैली के अंदर आने लगेगी। जब वैली के अंदर आएगी तो जहाँ ज़्यादा लॉस था, यहाँ पे तो कम लॉस हुआ था ना, यहाँ कंपेरेटिवली गर्म वायु थी, परंतु यहाँ ज़्यादा ठंडी होगी। ठंडी वायु ने क्या किया, इस गर्म वायु को ऊपर की तरफ उठा दिया वहाँ पर। और इस तरह से देखें, जैसे ये गर्म वायु ऊपर चली गई तो यहाँ तापमान क्या है 8 डिग्री 10 डिग्री, और आसपास की ठंडी वायु यहाँ आ गई और ये 4 डिग्री यहाँ पे तापमान है। ये वैली तक ही है। वैली के बाद फिर देखो फिर 4 डिग्री तापमान आ गया, वहाँ से कंडीशन नॉर्मल हो जाती है। इस तरह का इन्वर्जन होगा तो उसको कहेंगे वैली इन्वर्जन। अब वैली इन्वर्जन का रिजल्ट देखते हैं क्या होगा। जैसे ये देखें, यहाँ से ये धुआं आ रहा है, ये वापस साइड से मुड़ के ये इधर की तरफ, यहाँ पे एक इन्वर्जन कंडीशन बनी हुई है। यहाँ का तापमान क्या है, ज़्यादा है, तभी ये धुआं ऊपर नहीं उठ पाता। तो यहाँ पर साइड से निकल के आ जाएगा, तो क्लियर कट यूँ दिखाई देगा वैली के अंदर। कई बार धुआं क्यों नहीं ऊपर उठ पाता, देखो धुआं क्या गर्म है, गर्म चीज़ ऊपर की तरफ उठती है, वो तब तक उठती रहेगी जब तक उसके आसपास की वायु ठंडी है। यहाँ तो ठंडी वायु थी तो ये ऊपर की तरफ उठ रहा है, पर ऊपर क्या है, गर्म वायु आ गई है, वार्म लेयर है। तो वार्म लेयर है, तो जब ठंडी वायु है तभी तो ऊपर उठती, पर वार्म लेयर ने एक ढक्कन की तरह से काम किया, अब ये उसको ऊपर नहीं उठने देगा। तो सारा का सारा जो धुआं है वो वहीं और साइड वाइज फैल जाता है। तो शाम के वक्त अक्सर हम देखते हैं, अभी ठंड चल रही है हमारे एरिया में, अर्ली मॉर्निंग या शाम को सरफेस ज़्यादा ठंडा हो गया तो इन्वर्जन बन जाता है, तो धुआं सीधा ऊपर नहीं जा पाता, धुआं होगा साइड वाइज ही फैलता रहेगा। शाम के वक्त नोटिस कर सकते हो, वो इन्वर्जन कंडीशन की वजह से है। अब ये देखिए इन्वर्जन हो गई, यहाँ पे थर्मल बेल्ट बन गई, यहाँ पे गर्म बेल्ट बन गई, गर्म एयर है और नीचे ठंडी हवा है। तो खेती बाड़ी के लिए बड़ी डेंजरस है वैली के अंदर, वहाँ पे फ्रॉस्ट है, जो भी फसल है उसको काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए वैली के अंदर ज़्यादातर घर इस ऊंचाई पे बने होते हैं, ऊपर वाले पोर्शन पे बने होते हैं, क्योंकि वहाँ जो इन्वर्जन होएगा उसकी वजह से ऊपर गर्मी है। जितने भी फल के बागान हैं हिमाचल में, सेब के बागान, वो यहीं पर एग्जिस्ट करेंगे। इन्वर्जन का सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, इसकी क्या महत्व है, इसका हमारी लाइफ पे इसका क्या असर पड़ता है। जब भी इन्वर्जन होगा तो फॉग बन जाता है। अब दिल्ली में सर्दियों में बहुत ज़्यादा फॉग बनती है। देखो सितंबर के आसपास, सितंबर अक्टूबर के आसपास, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फॉग कोहरा हो जाता है, और वो बोलते भी है भाई पराली के जलने की वजह से इतना धुआं आ गया, ये वो धुआं है। और फिर उसके बाद जब पराली जलनी बंद हो जाती है वो साफ़ हो जाता है। फिर दिसंबर और जनवरी का महीना आता है, वो फिर से फॉग होने लगता है। फिर क्या कंडीशन होती है कि ज़्यादा ठंड की वजह से सरफेस के ऊपर ठंडी वायु हो गई और ऊपर गर्म वायु होगी। तो जो ठंडी वायु है वहाँ का जितना भी धुआं है आसपास का वो नीचे रह जाता है, गर्म वायु के नीचे है। तो जितना भी वहाँ का लोकल पोल्यूशन है वो वहीं ट्रैप हो जाएगा, और जो मॉइस्चर है वो ठंड हो जाएगा, तो फॉग और स्मॉग हो जाएगा। जहाँ पर धुआं नहीं भी है तो वहाँ से फॉग हो जाएगा। ठंडी वायु जो नीचे होगी सरफेस के आसपास, उसमें मॉइस्चर का कंडेंसेशन हो जाएगा, तो फॉग बनेगा। तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, जो वाटर वेपर्स हैं, वो कंडेंसेशन की वजह से ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगी, और उसी को ही हम फॉग कह देते हैं। और अगर स्मोक भी आ जाए यहाँ से, ये देखते हैं ये स्मोक यहाँ चल रहा है और ये ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि इन्वर्जन है, ऊपर एक गर्म लेयर होगी, यहाँ पे वो गर्म लेयर ऊपर जाने नहीं देगी, तो साइड वाइज ही फैलेगा और ये सारा धुआं फैल जाएगा। और ऐसा धुआं भी हो गया, फॉग भी है, तो उसको बोल देते हैं स्मोक, जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है उनके लिए तो ये और ज़्यादा
खतरनाक हो जाता है। जो इन्वर्जन था उसकी वजह से फ्रॉस्ट भी, पाला भी पड़ेगा, ज़मीन के आसपास की जो मॉइस्चर था वो कंडेंस ही नहीं बल्कि उसको फ्रीजिंग हो जाएगी, बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको कहते हैं फ्रॉस्ट, और ज़मीन के आसपास वो फ्रॉस्ट हो जाएगा उसकी वजह से। और फ्रॉस्ट इकोनॉमिकली बड़ा अनफेवरेबल है, जो फसलों को, जहाँ पे ऑर्चिड्स हैं, बागान हैं, उनको नुकसान पहुंचाता है। पोटैटो, टमाटो, पीज, इन को फसलों को डैमेज कर देता है। इस वजह से तो लोग क्या करते हैं, वैली फ्लोर पे वो अवॉइड करते हैं। ब्राज़ील के अंदर तो कॉफ़ी प्लांटेशन है और अपने हिमाचल के अंदर सेब की प्लांटेशन है, तो वो थोड़ा ऊपर करते हैं, तो ये प्लांटेशन अपर स्लोप पे करते हैं इस मैकेनिज्म की वजह से। ज़्यादातर जो इनहैबिटेशन है लोग हैं, खासतौर पे स्विट्ज़रलैंड, अपने हिमालय में भी अपर पोर्शन में है। हालांकि अब क्या है, लैंड के ऊपर इतना प्रेशर आ गया है, तो स्टार्टिंग में जैसे शिमला जहाँ ऊपर बसाया था वो अपर पोर्शन पे बसाया था अंग्रेज़ों ने, अपनी जो कैपिटल बनाई थी देश की। अब तो अगर वहाँ जाके देखें तो वैली तक भी सेटलमेंट है, क्योंकि लैंड के प्राइसेस जब इतने ज़्यादा बढ़ने लगते हैं तो फिर लोग जो अनफेवरेबल जगह है वहाँ पर भी रहने को मजबूर हो जाते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड जैसी जगह पे अभी भी अपर पोर्शन पे ही ये हैबिटेशन है, वैली के अंदर नहीं है। तो जितने भी फ्रूट ऑर्चिड देखते हैं, होटल्स, मोटल्स, वो जो टूरिस्ट के अट्रैक्शन केंद्र हैं वो अपर स्लोप पर है बजाय कि लोअर स्लोप के। इन्वर्जन की वजह से एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी का मतलब है ऊपर गर्म वायु, नीचे ठंडी वायु। तो स्टेबिलिटी है तो कोई बारिश नहीं करेगा, कोई बिल्कुल शांत कंडीशन रहेगी, और यही वजह है एक डेजर्टिक कंडीशन भी बना देते हैं। जहाँ पर हवा ऊपर से नीचे उतरती है तो वहाँ पर ये ऐसी कंडीशन हो जाती है, तो वहाँ पर डेजर्ट पाए जाते हैं। पहले भी हमने इसको डिस्कस किया है। तो ये स्टेबिलिटी क्या होगी, ये डिस्करेज रेनफॉल, ये रेनफॉल को नहीं होने देगी और वहाँ पर ड्राई कंडीशन हो जाएगी। तो जहाँ पे सबसिडेंस हो रहा था, जहाँ ऊपर से हवा निकल रही थी, जो एंटी साइक्लोन कंडीशन बोलते हैं, जब नीचे से हवा ऊपर उठती है वो साइक्लोनिक कंडीशन होगी, जब ऊपर से नीचे उतरती है तो उसको एंटी साइक्लोनिक कंडीशन कहते हैं। तो एंटी साइक्लोन का ड्राइनेस से जुड़ा हुआ है। जहाँ एंटी साइक्लोन होगा वहाँ स्टेबल कंडीशन होगी, बारिश नहीं होगी और वहाँ पे एरिडिटी बढ़ेगी, और उसको एंटी साइक्लोनिक कंडीशन कहेंगे। जहाँ पर अपर एयर में इस तरह की सब्सिडेंस की वजह से जो हवा ऊपर से नीचे उतर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, इमर्जन लेयर हो जाएगी, तो सिटीज़ का जितना भी धुआं है, स्मोक है, इस लेयर से ऊपर नहीं जा पाएगा, तो वहाँ ट्रैप हो गया उस एरिया में। तो देखेंगे नीचे क्लियर हवा लगेगी, पर ऊपर बीच में एक है कि वहाँ पे पोल्यूशन वाली एक लेयर बन जाती है, वो इन्वर्जन की लेयर के जस्ट नीचे होती है वो। और जैसे बताया कि जितना डर्ट वगैरह वो सारा वहाँ ट्रैप हो जाएगा, स्मोक ट्रैप हो जाएगा वहाँ पे, धुआं वगैरह, तो बहुत ही डर्टी हवा कर देगा इस वजह से। अब इससे रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन द एयर अबोव इज वार्मर, जब एयर ऊपर गर्म है, नीचे से की बजाय ऊपर अगर गर्म है, तो उसको क्या, कौन सी कंडीशन कहेंगे, जो हम पढ़ ही रहे हैं। ये देखें, दो कंडीशन दिखा रखी है। यहाँ पर वार्मर है, ऊपर कूलर एयर है, जो जहाँ का जितना भी पोल्यूशन है, धुआं है, गर्म एयर है, सारी ऊपर आराम से जा रही है। परंतु यहाँ पर क्या हो गया, एक लेयर बन गई वार्मर लेयर की, जिसको इन्वर्जन लेयर कहेंगे, और हवा जो भी धुआं है वो साइड में फैलने लगा, इससे ऊपर जा नहीं सकता। तो ये कह रहे हैं टेम्परेचर इन्वर्ज इज रिप्रेजेंटेड इन द पिक्चर, विच पिक्चर इज करेक्ट, दोनों में से कौन सी पिक्चर है, क्लियर है इसमें। तो अब ये देखें, ये लॉस एंजलिस की वो फोटो है, ऊपर यहाँ के बाद बिल्कुल क्लियर स्काई है, नीला, पर उससे नीचे नीचे बड़ी डर्टी एयर है। ये किस वजह से, यहाँ पर एक इन्वर्जन लेयर बन गई, इसने हवा को ऊपर नहीं वहीं ट्रैप कर रही है। तो ये क्या हो गया, ये क्या शो कर रही है, पोल्यूशन को, रेडिएशन को, या टेम्परेचर इन्वर्जन है, कन्वेक्शन है। तो यहाँ पे या तो पोल्यूशन हो सकता है या टेम्परेचर इन्वर्जन हो सकता है। तो ज़्यादा ये पोल्यूशन भी किसकी वजह से हुआ है, टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से हुआ है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन है, तो जो ज़्यादा एक्यूरेट है उसको देखना कौन सा वहाँ पर सही जवाब है। इन द टेम्परेचर इन्वर्जन, एयर टेम्परेचर इंक्रीज विद इंक्रीजिंग हाइट, क्या एयर टेम्परेचर हाइट बढ़ने से बढ़ेगा, या एयर टेम्परेचर घटेगा, या कांस्टेंट रहेगा, कौन सा ज़्यादा सही है। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा कि डिटेल में डिस्क्राइब करना है कि इन्वर्जन होता क्या है, मीनिंग,
टाइप और उसका सिग्निफिकेंस, उसका महत्व क्या है, हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है सारा, विथ सुटेबल डायग्राम। डायग्राम बहुत जरूरी है बनाने, उन डायग्राम की मदद से इसको बनाएं। तो उम्मीद है ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये कुछ रेफरेंसेस है जो मैंने यूज़ किए हैं, जैसे कुछ मटेरियल लिया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।